जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद, इनमें से एक कैप्टन, एक पुलिसकर्मी। हेलीकॉप्टर से सर्चिंग जारी। 34 दिन में डोडा में 5वीं आतंकी मुठभेड़। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर से टकराई तीर्थयात्रियों से भरी बस, 20 फीट गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। बिहार में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या, गांव के घर में मिला शव, धारदार हथियार से मारा गया, अकेले रहते थे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल अटेंडेंस को किया गया स्थगित, यूपी के मुख्य सचिव से मिला शिक्षक संघ, कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लखनऊ वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं चलेगा बुलडोजर, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे, वाराणसी में गांव का जलस्तर लगातार बढ़ रहा। न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देश की बात की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है। यूपी के मुख्य सचिव से मिला शिक्षक संघ, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दे दिए हैं। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश की बात सामने आई है और कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दे दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और अब स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किया गया है। बड़ी जानकारी, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो मुख्य सचिव की ओर से आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने दिया आदेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिए, यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी के मुख्य सचिव से मिला शिक्षक संघ, जिसके बाद अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ी राहत हम कह सकते हैं। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार जो शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि शिक्षक संघ ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और जिसके बाद अब फिलहाल स्थगित किए जाने की बात सामने आई है डिजिटल अटेंडेंस को। देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि पिछले कई दिनों से जो है शिक्षक लगातार जो है इस बात का विरोध जो है जता रहे थे और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ऐसे बाढ़ के मौसम में कैसे स्कूल जाएंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे जो
है संवाद किए जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिलाधिकारियों के माध्यम से ज्ञापन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का इनको पहुंचाने का हुआ करता था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जब मुख्य सचिव से मुलाकात होती है, मनोज सिंह से मुलाकात हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर के, उसके बाद से ये हुआ कि अभी इसको स्थगित किया जाता है और आने वाले 2 महीने के अंदर जब इसकी पूरी एक जांच टीम बैठी जाएगी, एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी इस पर विचार विमर्श करेगी कि आखिर किस तरीके से ये डिजिटल अटेंडेंस जो है इसको कैसे लागू किया जाए। तो इस तरीके के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके जब ये विचार विमर्श जो शुरू हुए हैं, तो अब इस पर देखना ये होगा कि आखिर 2 महीने के बाद जब ये एक अटेंडेंस की जब वो लिस्ट पूरी पहुंचेगी तो किस तरीके से खामियां देखने को मिलेंगी, या कहा जा सकता है कि कैसे इसको देखा जाएगा कि इस बार की अटेंडेंस कैसे बेहतर हो सके, या इन जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को फिर से अटेंडेंस जो है ऑनलाइन अटेंडेंस ही करनी पड़ेगी या डिजिटल अटेंडेंस करनी पड़ेगी, या फिर जैसे कि पुराना उनका जो हस्ताक्षर हुआ करता था किताब में कॉपी पे लिख करके कि वही अटेंडेंस होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा आने वाले कुछ महीनों के बाद से, जब पूरी जांच कमेटी गठित हो जाएगी, उसके पास से जो फैसले आएंगे उस पर निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी के मुख्य सचिव से मुलाकात की गई हो और कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा, ये बड़ी बातें फिलहाल निकलकर सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी बड़ी जानकारी। डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और यूपी के मुख्य सचिव से मिला शिक्षक संघ, तो यूपी के मुख्य सचिव से शिक्षक संघ की मुलाकात, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिए, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगाधरी विधानसभा में प्रदेश सरकार द्वारा लगातार विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 84 लाख के विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। इन विकास कार्यों में जगाधरी के गुलाबनगर, बाबा कॉलोनी और गढ़ी बंजारा में गलियों के निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन और शमशान घाट के नवीनीकरण में ये सब कुछ शामिल है। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। 11,000 रुपये की लागत से जो विकास के कार्य हैं उनका आज हमने शिलान्यास किया। इनमें से 50 लाख के काम जो है वो गुलाबनगर के हैं और 34,21,000 के जो काम हैं वो गढ़ी बंजारा के। और ये मैं समझता हूँ कि जल्दी इस काम को हम पूरा कर लेंगे। मेरी ठेकेदारों के साथ से बात हुई कि आप जल्दी से जल्दी इन काम को पूरा करें। इसके होने से मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी लाभ। हरियाणा के यमुनानगर में एक युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने अपने लाल का शव सड़क के बीचों बीच रखकर पुलिस के विरुद्ध रोष प्रदर्शन किया है। परिजनों का उनका आरोप था कि उनके बेटे की हत्या की गई है और आरोपियों के विरुद्ध पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। भिंड शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ठगों के द्वारा महिला को हिप्नोटाइज करके उससे लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और नकदी लूटकर रफूचक्कर होने का मामला सामने आया है। दरअसल भिंड शहर के अटेर रोड की रहने वाली महिला एक शादी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के जैन मंदिर रामदयाल राधेलाल वाली गली में गई हुई थी। महिला के पास सोने की 7 अंगूठियां, जंजीर और कुछ नकदी थी। इस दौरान बाइक सवार युवक आए और पता पूछने के बहाने जेवर से भरा बैग लेकर लूट लिया और जैसे ही महिला थोड़ा आगे बढ़ी और पीछे लौट कर आई तब तक युवक बैग लेकर मौके से फरार हो गए। युवक बाइक से जाते हुए पास ही में लगे एक कैमरे में भी कैद हो गए हैं। पक्का हुआ हमें कुछ मालूम नहीं है। 7 अंगूठी हमारी, एक चांदी की है, 6 सोने की, एक हमारी जंजीर है। बताया जा रहा है कि आपको हिप्नोटाइज किया गया, उसके जरिए से ये ठगी हुई है। कुछ नहीं, हमारे कुछ सामने माथे पे फूंक दिया बस, और वो कहते गए, हम उतार के दे दिया सब सामान बस। आप पहने हुई थी सारे जेवर? सारे पहरे थे। और उन लोगों ने जैसा कहा वैसे हमने कर दिया। लगभग कितनी कीमत का जेवर होगा, कितना जेवर होगा? हमारा कुछ मांडा ही काम नहीं किया।
तो जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे करते गए। अभी आप पुलिस के पास पहुंची हैं, हाँ शिकायत पुलिस ने दर्ज की है। हाँ। तो जो आरोपी थे, क्या आप उनको जानती थी? कितने लोग थे पता है? नहीं, हमने 2 लोगों को देखा है, बाकी नहीं देखा। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम अपने घर से बड़े घर आए रहे थे शादी के लिए। कितना नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मुन्नी बाई। खबर है पंजाब के अबोहर से, जहां फजलका रोड स्थित चुंगी पर दोपहर दिन दहाड़ी एक कार सवार व्यक्ति से एक अन्य व्यक्ति ने पहले झगड़ा किया और बाद में उसकी कार पर रखी 1,70,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। लखनऊ से खबर, नए नगर निगम मुख्यालय का भूमि पूजन में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद, महापौर सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त मौजूद रहे। आरआर विभाग में बनेगा नया नगर निगम मुख्यालय। नए मुख्यालय में विधानसभा की तरह होगा सदन। और भूमि पूजन में पहुंचे नगर विकास मंत्री समेत कई लोग। 200 करोड़ की लागत से बनेगा नगर निगम मुख्यालय। 2 लाख स्क्वायर फीट में बनेगा नगर निगम मुख्यालय। 6 फ्लोर का बनेगा विशाल नगर निगम का हेडक्वार्टर। मुख्यालय में रहेंगी 400 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था। कुकुड़ैल किनारे बनेगा नगर निगम का मुख्यालय। तो कुकुड़ैल किनारे नगर निगम का मुख्यालय बनेगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर, इंटर स्टेट स्मैक तस्कर गिरफ्तार। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया है। 6 करोड़ 40 लाख की अवैध स्मैक बरामद की है। उच्च अधिकारी के निर्देश पर आपको बता दें कि झारखंड गई थी। और उच्च अधिकारी के निर्देश पर झारखंड गई थी एनटीएफ। बड़ी मात्रा में अवैध स्मैक तैयार होती थी तस्करी। झारखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों में करते थे तस्करी। एनटीएफ ने अभियुक्तों पर दर्ज कराया मुकदमा। झारखंड के हजारीबाग में के कुर्रा थाने में मुकदमा दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से खबर, जहां आरईएस का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा है। पीएमईवाई के ठेकेदार से मांगी थी 40,000 की रिश्वत। माफ कीजिएगा, आरईएस जेई धीरज कुमार रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बड़ी खबर आपको हम बता दें। 5,44,000 रुपए का भुगतान लंबित था, तो उसके लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। किस विभाग के किस अधिकारी? ग्रामीण अभियंत्रण विभाग PIU मेरठ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हुआ था, तो उसमें मेंटेनेंस पीरियड चल रहा था। किसने मांगे थे ये जो जेई हैं धीरज कुमार, अवर अभियंता धीरज कुमार, उन्होंने मांगे थे।
और उसका एक्शन कब? और यहाँ पे जो अभी चार्ज लिया है 12 तारीख में शायद YN चौधरी एक्शन है, वे पहले भी बहुत भ्रष्ट हुए एक्शन है, उनके द्वारा इन पर दबाव डाला गया और उनके बाद जब दबाव डाला गया तो फिर इन्होंने जो है काम कब किया था आपने? कब से लंबित था ये आपका पेमेंट? ये तो मेरा 31 मार्च 2024 को मेरा टाइम पूरा हो चुका रखा होगा। मेरठ से खबर है, भाई ने बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। रुपयों के लेन देन में बहन को उतारा मौत के घाट। मायके आई हुई बहन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बहन और भाई में 20 लाख के लेन देन को लेकर विवाद था। बहन की हत्या का आरोपी भाई हुआ फरार। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। थाना दरौला के रोहासा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायबरेली से खबर आपको बताते हैं, जहां योगी सरकार आदेशों की उड़ रही हैं धज्जियां। योगी सरकार के आदेशों की उड़ रही धज्जियां। जिला पंचायत राज अधिकारी की गाड़ी में ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी बनी चर्चा का विषय। नियम कानून केवल जनता के लिए दर्शा रहे अधिकारी। सौम्यशील सिंह है जिला पंचायत राज अधिकारी। बचत भवन में प्रभारी मंत्री की बैठक में पहुंचे थे अधिकारी। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ी से पहुंचे पंचायत राज अधिकारी। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, चांदनी हत्याकांड मामले में तूल पकड़ा है और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा चुरुआ गांव। सपा जिलाध्यक्ष क्षेत्रीय विधायक पहुंचे मृतका के घर। घटना के बारे में जानकारी ले रहा सपा का डेलीगेशन। बछरावा पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं ग्रामीणों ने सपा के नेताओं से बताई आप बीती। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरुआ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें, अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती दी है। बदमाशों ने दबंगई दिखाते हुए हवाई फायरिंग की है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
तो यह हम खबर आपको हम बता दें, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक सवार दो बदमाशों ने फायरिंग की। बहराइच से खबर है, दबंगों को नहीं शासन और प्रशासन का कोई डर। दबंगों के आगे बौना साबित हो रहा है प्रशासन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश को दबंग कर रहे दरकिनार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और भूमि कब्जे को लेकर रमादा फौजदारी हो गए दबंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल ये बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के आदेशों का नहीं हो रहा पालन और भूमि कब्जे को लेकर रमादा फौजदारी हो गए दबंग। राजस्व निरीक्षक लेखपाल व पुलिस ने दिलाया था कब्जा। प्रशासन के वापस आने के बाद दबंगों ने की दबंगाई। दोबारा कब्जा कर जिला प्रशासन को दे खुली चुनौती। रामगांव के तहसील मैसी ग्राम हमीनपुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। अलीगढ़ के एसएमबी इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए कक्षाओं का शुभारंभ जिलाधिकारी के द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री की अभ्युदय योजना के तहत शहर के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत बच्चे सरकार की योजना का लाभ उठा सकेंगे और कोचिंग कर प्रतियोगी परीक्षाओं को भी पास कर सकेंगे। मेरी शब्दों के साथ बुलाना चाहता हूँ आदरणीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय। देखिए, अभ्युदय कोचिंग का आज शुभारंभ हुआ है इस सत्र का और लगभग 250 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है और उसके साथ साथ जो नए स्टाफ को भी हमने रिक्रूट किया है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ट्यूटर्स के रूप में। निश्चित रूप में जो निःशुल्क कोचिंग का व्यवस्था है, जो हमारे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए सहायक रहेगा। और उन लोगों के साथ आज इंटरेक्शन करने का एक मौका मिला था जो इनॉग्रल सेशन में। निश्चित रूप में मुझे विश्वास है कि हमारे अलीगढ़ के जो टैलेंटेड छात्र छात्राएँ हैं वो इस कोचिंग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और जिससे उनके जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी के लिए सहायक हो। और सारे बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए इस प्रोग्राम का आज शुभारंभ है और आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। शाहजहांपुर में नशीले पदार्थ के धंधे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुदागंज रोड पर रेलवे फाटक के पास गश्त के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को 800 ग्राम अफीम के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात मनोज अवस्थी ने कहा कि थाना प्रभारी गौरव त्यागी ने संदेह पर युवकों की तलाशी की और इस दौरान ग्राम गिच्छा थाना निगोही निवासी नवनीत व गोपाल कृष्ण को अफीम के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों बरेली के थाना भमौरी के गांव देवचरा के रहने वाले मुकेश गुप्ता से अफीम लेकर आए थे और तस्करी में बताऊं कि थाना कुमरगांव के बड़ोलिया निवासी यूनुस भी सहयोग करता है। खबर है अंबेडकर नगर से, जहां पर शिक्षक संघ ने ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि यूपी के परिषदीय विद्यालय में बीते 8 जुलाई से छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी हुआ है, लेकिन इसके विरोध में पूरे प्रदेश शिक्षकों के तमाम संगठन खड़े हैं और इसका प्रभाव अंबेडकर नगर जिले में भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के शिक्षक भी धरना प्रदर्शन और अन्य व्यवस्था अपना रहे हैं। केवल शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति
उपस्थिति की बात इसमें नहीं है। एक बड़ा इसमें भ्रम की स्थिति हो जा रही है। हमारे विद्यालयों पे विभिन्न प्रकार की 12 रजिस्टर होते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका, छात्रों के नामांकन की पंजिका, MDM की पंजिका, स्टाक पंजिका, इसी तरीके से पत्र व्यवहार पंजिकाएँ, कुल 12 पंजिकाएँ होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर विभाग में दिन प्रतिदिन चीज़ों को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि ई-ऑफिस की प्रणाली लागू हो रही है, ताकि हम कागज़ में जो अभी कागज़ का बोझ रखते हैं, बंच रखते हैं, रजिस्टरों का बोझ है, उसको हम लोग कम करते हुए सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से हों, डिजिटाइज हो जाए, ताकि वो सुरक्षित भी रहें और जो हमारे रजिस्टर का बोझ है, टेबल पे पड़ा रहता है, कागज़ों का बोझ है, वो कम किया जा सके। तो ये व्यवस्था अभी टैबलेट के माध्यम से जितने भी हमारे रजिस्टर हैं, बच्चों के नामांकन से लेकर उनकी उपस्थिति, स्टाक पंजिका, ये सारा उस पर डिजिटाइज करने की बात हो रही है। केवल शिक्षक उपस्थिति की इसमें कहीं कोई बात नहीं हो रही कि केवल शिक्षक उपस्थिति ही करना है। तो इसमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति है, उसको हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चलने वाला भूजल सप्ताह दिवस आज से शुरू हो चुका है। गोमती नगर के सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पर करीब 2000 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जिन्हें वाटर एम्बेसडर के रूप में देखा गया। जल संरक्षण को लेकर जल शक्ति मंत्रालय के भूगर्भ जल विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने और उसमें शरीक होने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए। वर्षा ऋतु के मौके पर भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है, ताकि आम जनमानस को पानी के संरक्षण के बारे में खेल, गीत और नाट्य कला के जरिए लोगों को जागरूक किया जा सके। हम लोग बचपन में जब गांव में कक्षा 8-9 में पढ़ते थे, तो जब बरसात आता था तो स्वयं गांव के बच्चे सब मिलकर नाली साफ करते थे और नाली साफ कर देते थे। ये इसके कारण ही परिवर्तन आ रहा है। आप देखेंगे पहले बुंदेलखंड में ट्रेन से पानी आता था, बाहर से पानी आते थे। आज ये स्थिति है कि वहाँ जल स्तर सुधर रहा। चाहे खेत तालाब हो, चाहे अमृत सरोवर हो, चाहे चेक डैम हो, ये सभी कामों से एक जल स्तर सुधरा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको ध्यान होगा, हम लोग बचपन में जब गांव में कक्षा 8-9 में पढ़ते थे, तो जब बरसात आता था तो स्वयं गांव के बच्चे सब मिलकर नाली साफ करते थे और नाली साफ कर देते थे एक बार। फिर बरसात का पानी आता था तो साफ सुथरा पानी तालाब में भर जाता था, जिसके कारण जीवन सुरक्षित। लोग तालाब में उसी गाँव में नहाते थे, गाँव वाले जानवर पानी पीते थे, भैंस में धोने को ले जाते थे। एक गांव का अच्छा वातावरण था और इसी जागरूकता के लिए यात्रा निकाली गई। AIMIM की बांदा इकाई ने लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम DM बांदा को ज्ञापन सौंपकर अपने विभिन्न मांगों को रखते हुए बताया कि सरकार द्वारा दलित और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाना बंद करे। सरकार दहशतगर्दी पर तत्काल रोक लगाकर हर आमुखास की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जहां एक और पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वहीं बलिया शहर के गुलाब देवी बालिका इंटर कॉलेज के सामने कूड़े के ढेर के खिलाफ छात्राओं ने बिगुल फूंक दिया है। दरअसल गुलाब देवी बालिका इंटर कॉलेज के मेन गेट के सामने ही नगर पालिका की तरफ से कूड़ा डंप पॉइंट बनाया गया, जिसमें आसपास के इलाकों का कूड़ा फेंका जाता है। और आपको बता दें कि बदबू के बीच लड़कियां पढ़ने को मजबूर है। गुलाब देवी के प्रिंसिपल का कहना है कि 2011 से ही स्कूल के बाहर कूड़े का अंबार लगा रहता है। कई बार लिखित और मौखिक तौर पर शिकायत की गई। बलिया नगर पालिका आश्वासन के अलावा कुछ नहीं करता। पहली चीज़ तो मैंने प्रधानाचार्य मैडम से आते ही तुरंत आश्वासन दिया कि ये कूड़ा डंप पॉइंट जो है यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। कल ही इनका मुझे लेटर प्राप्त हुआ था और आज मैं जब रूटीन चेकअप पे निकला था तो यहाँ पे बच्चों को देखा तो मैं तुरंत यहाँ पे रुका और मैडम से बात किया और तुरंत सफाई नायक और सफाई इंस्पेक्टर को मैंने निर्देशित किया
कि यहाँ से ये कूड़ा डंप पॉइंट ख़त्म हो जाए। इतने दिनों से परेशान हैं ये लोग, इतनी गंदगी है यहाँ पर कि आए दिन रोज़ मुझसे शिकायत करती हैं। मैंने कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। इसके बाद परेशान होकर परसों नरसों जो बारिश हुई थी, इसमें सारी टीचर्स हमारी स्ट्राइक कर दें कि हम लोग मर जाएंगे यहाँ पर इतनी गंदगी में। बच्चे सारे निकल गए बाहर कि हम नहीं पढ़ पाएंगे यहाँ पर। तो हमने लेटर दिया भाई कि कई बार फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। तब हमने अपने प्रबंधक साहब से कहा कि इस तरह की बात है, हमारी टीचर्स परेशान, उल्टी कर रही हैं, परेशान हैं, नहीं जा रही हैं क्लास में। सर यहाँ पे इतनी गंदगी है, इसीलिए कि हमारे स्कूल के जो सामने गंदगी है उसको साफ़ किया जाए, हटाया जाए। और देखिए सर, कोरोना ख़त्म होने के बाद भी हम लोग मास्क लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी गंदगी है कि हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। कैसे पढ़े हम लोग? ये गंदगी कुछ दिनों से है या कई सालों से है? कई सालों से है सर, कोई उपाय नहीं हो रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। हमारे स्कूल अधिकारी आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको अभी परसों पता चला है। नहीं सर, यहाँ पर तो बहुत दिन से, कई दिनों से हम ऐसे ही झेल रहे हैं, कई सालों से झेल रहे हैं। फतेहपुर में 60 यूपी बटालियन के कर्नल ब्रजेश पठानिया ने एनसीसी ए और बी प्रमाण पत्र का वितरण किया। तो वहीं कर्नल ब्रजेश जी ने ये प्रमाण पत्र उनके जीवन में काम आएगा और प्रमाण पत्र से कैडेट्स को जीवन में नौकरियों में कुछ प्रतिशत अंकों की छूट मिलेगी, जिसमें वो आसानी से नौकरी हासिल कर सकते हैं। वहीं कैडेट्सों में प्रमाण पत्र पाकर खुशी व उल्लास से कैडेट्स के चेहरे खिल उठे और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के एनसीसी ऑफिसर रामभरन और महर्षि विद्या मंदिर स्कूल कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर लेफ्टिनेंट रोहित दत्त ने सभी कैडेट्स से अपील किया कि जीवन में एकता और अनुशासन का पाठ सदैव ही याद रखें। अगली खबर है बरेली से, जहां मौलाना तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और ने कहा कि ऐलान के बाद बड़ी संख्या में घर वापसी करवाने वाले पंडित के शंखदार ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि तौकीर रजा 2010 दंगे के आरोपी हैं और सावन महीने में शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी और प्रशासन को तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने तौकीर रजा के लिए कहा कि तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू थे, आप भी आ जाइए, हम आपको घर वापसी करवाते हैं। पंडित जी अब तक 512 मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी करवा चुके हैं। देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ नारी का सम्मान है। हर प्रकार से तीज त्योहार होते हैं तो हम दान धर्म पूर्ण करते हैं, चीटियों को आटा डालते हैं, गाय को खिलाते हैं। और तुम्हारे यहाँ तीज त्योहार होता है तो ये बकरा काटते हो, ये काटना वो काटना, अमानवीय कृत्यों से तुम्हारा धर्म और तुम्हारे सारे संस्कार शुरू होते हैं। तो फिर रजा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू रहे, आइए आपका भी हम स्वागत करते हैं। खैर साजिश है, जिन जोड़ों को ये इस्लाम कबूल कराना चाहता है, उन जोड़ों को उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने सैकड़ों शिक्षकों के साथ ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में घंटाघर पार्क से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकलवाते हुए हल्ला बोल प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट को सौंपा है। जानकारी देते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने कहा कि सरकार शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए 8 जुलाई 2024 से बाध्य कर रही है, जिसका शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा निरंतर विरोध कर रहा है। संयुक्त मोर्चे के अधीन समस्त शिक्षक काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश द्वारा किया गया है, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी जो संयुक्त मोर्चा बना है, उसमें सभी संगठन एक साथ मिलकर के जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर व्यवहारिक रूप में हम देखें तो हमारे लिए अभी उचित नहीं है, अभी हमारे लिए अनुचित है, क्योंकि वो जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी उनको भी पूरा नहीं किया गया है। जैसे मान लीजिए ये जो ऑनलाइन अटेंडेंस दी जाएगी वो प्रेरणा पोर्टल जो एक ऐप है, प्रेरणा ऐप, उसके माध्यम से दी जाएगी। और जो ऐप है, हमारे लोग काम ही नहीं करते हैं, दूर दराज तक हमारे विद्यालय है, स्कूल है, और जब वहाँ पर हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जब हमारे डॉक्टर नरेश कुमार, अपर महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, हमारे शिक्षक साथियों पर बिना संसाधनों के जो तुगलकी आदेश जारी किया गया है, उस तुगलकी आदेश के विरोध में
आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जब तक शिक्षकों की जो मूलभूत जो मांगे हैं, जब तक उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक जो डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान है उसका इसी तरह से बहिष्कार किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के थाना कंपल क्षेत्र के कंपल सिवारा मार्ग पर देर शाम भतीजे के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे युवक की बाइक में सामने से तीव्र गति से आ रहे ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मार देने से 35 वर्षीय बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई तथा बाइक पर सवार 15 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। टक्कर मारने के उपरांत ट्रैक्टर चालक द्वारा भागने का प्रयास करके ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही चालक मौके से भाग गया। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सोमवार को जिले भर से आए हजारों शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों ने संयुक्त मोर्चे के बैनर तले तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरने में शामिल हजारों शिक्षकों ने मांगों को लेकर ऑनलाइन हाजिरी का एक स्वर में विरोध किया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया और शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी से पहले सरकार को शिक्षकों के हाफ CL, 30 EL और 15 CL कैशलेस चिकित्सा और सामान्य कार्य समान वेतन की तर्ज पर अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। पुरानी पेंशन जैसी महत्वपूर्ण मांगों को भी पूरा किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर बरेली से है, जहां तौकीर राजा के सामूहिक हिंदुओं के धर्म परिवर्तन। उन्होंने कहा कि ऐलान के बाद बरेली पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। SSP अनुराग आर्या ने कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट के आयोजन के लिए एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच पुलिस और LIU के द्वारा की जा रही है। जांच के बाद आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है, किसी को शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे पूरी सख्ती दिखाएगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और LI द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर और अगली खबर आपको उन्नाव से बताते हैं। उन्नाव से खबर, जहां पर नाबालिग किशोरी ने सुसाइड कर लिया। उन्नाव से हम खबर आपको हम बता दें और मृतका के पिता का पुलिस पर गंभीर आरोप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मृतका के पिता पर पुलिस के गंभीर आरोप। नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म। पुलिस पर मामले की कार्रवाई न करने का आरोप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस पर मामले की कार्रवाई न करने के आरोप की बात सामने आई है। दुष्कर्म की धाराओं में पुलिस ने नहीं दर्ज की FIR।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल दिनांक 15/7/2024 को थाना बिहार के ग्राम नया खेड़ा में एक 15 साल की युवती के द्वारा घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। इस सूचना पर थाना बिहार की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में ये भी अवगत कराना है कि उपरोक्त मृत की युवती की मां के द्वारा दिनांक 30/6/2024 को थाना बिहार में गांव के लड़के के विरुद्ध बहला फुसला कर भगा ले जाने की जो है वो आपके सामने है। एक जंगल राज लोग कहते रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो ये घटना और जिस तरह की घटनाएं इस समय हो रही हैं वो जंगल राज की पराकाष्ठा को पार कर चुकी हैं। एक परिवार जिसकी नाबालिग बच्ची 13-14 साल की बच्ची, उसको 3 लोग अपहरण करके कई दिन दुष्कर्म करते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है। उसके परिवार के लोग थाने के चक्कर काटते हैं, थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कान में उंगली डाल के बैठे रहते हैं। और उसके बाद स्थिति होती है कि वो लड़की अपने बयान करती है, वो लड़की अपनी तरफ से पुलिस को बताती है कि नहीं मेरे साथ दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया, अपहरण किया गया। उसके बाद पुलिस ये कार्रवाई करती है कि छोटी धाराओं में एक मुकदमा दर्ज करके उन लड़कों को पकड़ के लाने का काम करती है। हमारी लड़की 27 तारीख को हमारे घर से गायब हो गई थी। 29 तारीख को हमारी लड़की को हमारे यहाँ गांव के नियर में हाईवे का ओवरब्रिज है, उसके नीचे गंभीर हालत में पाई गई है। फिर हम इसको लेके हम थाने में FIR करी हमने। फिर उसके बाद में मुजरिमों को मतलब पकड़ा गया है। 7-8 दिन उन्हें थाने पे रखा गया है। 1 हफ्ते तक हम भी उनके पीछे दौड़ते रहे, पुलिस थाने जाते रहे और कहते थे कार्रवाई हो रही है। फिर कार्रवाई नहीं हुई, लड़के रिहा हो गए, छूट के आ गए। कल दिनांक और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। तो अरुण जी, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि पूरे मामले में मृतका के जो पिता हैं उनका पुलिस पर गंभीर आरोप भी उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल गरिमा, जो ये पूरा मामला है वो बिहार थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और बिहार थाना क्षेत्र के एक गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 27 तारीख को उस गांव की एक नाबालिग बच्ची गांव से गायब हो जाती है और जो पीड़िता का पिता होता है वो पुलिस को सूचना देता है कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, वो गायब है। 2 दिन बाद जब पीड़िता मिल जाती है, गांव के पास एक एक्सप्रेसवे जो निकल रहा होता है उसके पास जब वो मिलती है, उसके परिजन घर ले जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो परिजनों का कहना है कि पीड़िता बताती कि उसको गांव के ही 2 लोग अगवा करके ले गए थे, उसके साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद में उसको यहाँ लाके छोड़ गए हैं। और इस पूरे मामले को लेके पीड़िता की मां और पीड़िता कुछ थाना बिहार पहुंचती है। थाना बिहार में आप बीती बताती है और थाना बिहार में जो 30 तारीख को FIR दर्ज की जाती है वो अपहरण की धाराओं में दर्ज की जाती है, जाके दुष्कर्म की धाराओं में। इस मामले में उन दोनों को गिरफ्तार भी किया जाता है और जेल भेजा जाता है, ऐसा परिजनों का आरोप है। परिजनों का कहना है कि 2 ही दिन बाद वो दोनों छूट के आ जाते हैं और छूट के आने के बाद में जो पीड़िता है वो इस पूरी घटनाक्रम को लेके बड़ी व्यथित होती है और वो आत्महत्या के करने के प्रयास में फांसी लगा लेती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। और आज जब इसका शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो पिता का गंभीर आरोप था कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जो कार्रवाई पुलिस को आरोपियों पर करनी चाहिए थी। जबकि हम लोगों ने जो इस तरीके से तहरीर दी, उस तहरीर में भी छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के बाद जो तहरीर दर्ज की गई है उसमें दुष्कर्म की धाराओं को हटा दिया गया है। वहीं पर अगर पुलिस की बात करें तो CO रिचकांत शुक्ला का स्पष्ट कहना था कि जो तहरीर थाने स्तर पे प्राप्त हुई थी, पीड़िता के द्वारा जो तहरीर प्राप्त हुई थी, उस तहरीर के आधार पे ही मुकदमा पंजीकृत किया गया और पीड़िता का बयान न्यायालय में कराया गया, जिसमें पीड़िता द्वारा कहीं ये बात नहीं कही गई कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। और उसके द्वारा जो बताया गया था न्यायालय में, उसमें यही बात कही गई थी कि वो अपनी मर्जी से गई थी और माँ की डांट से छुप धोके गई थी और बाद में वापस आ गई है। जी गरिमा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण जी और हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, मृतका के पिता का पुलिस पर गंभीर आरोप है। गांव के ही 2 लोगों पर नाबालिग ने आरोप लगाया था, लेकिन पिता की ओर से कहा गया कि वो कार्रवाई नहीं की गई जो की जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी न होने से पीड़िता ने लगा ली थी फांसी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे।
और अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बताते हैं। यूपी में सियासी हलचल के बीच केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं। अहम खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा से मिल सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अहम जानकारी सामने आ रही है, जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। शाम 7:30 बजे दोनों की मुलाकात हो सकती है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां शाम 7:30 बजे दोनों की मुलाकात हो सकती है, ऐसा सामने आ रहा है। बड़ी खबर फिलहाल आपको हम बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम पहुंचे दिल्ली, मंथन से नहीं निकला हल। बड़ी खबर, यूपी में सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा से मिल सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी जानकारी, शाम 7:30 बजे दोनों की मुलाकात हो सकती है और मंथन से नहीं निकला हल, असंतुष्टों का बढ़ा मनोबल। यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो मंथन से नहीं निकला हल, असंतुष्टों का बढ़ा मनोबल और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं दिल्ली। अखिलेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, विशेष संवाददाता अखिलेश जी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल के बीच ये आम खबर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचकर जेपी नड्डा से मुलाकात आज बताया जा रहा है, हो सकती है। क्या लग रहा है, यूपी में जो चीजें नजर आ रही थी, आज मुलाकात के बाद क्या कोई बदलाव हो सकता है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सुबह ही दिल्ली पहुंच गए थे और वो इस समय अपने आवास दिल्ली के फिरोजशाह रोड पर फ्लैट में हैं और वो अभी किसी भी मीडिया से नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो शाम को 7:20 पर जेपी नड्डा से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको मिलने का समय मिला है, लेकिन अभी ये तो ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंफर्म किया गया है और सिर्फ ये आधिकारिक सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि वो उनकी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हो सकती है। इसके साथ ही साथ वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहते हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इन तीन पार्टी के बड़े नेता और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने की संभावना है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में बैठक हुई थी, उसमें इन्होंने अपने भाषण के दौरान ये कहा था कि कोई भी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता है और संगठन के अंदर ही वो होता है। तो इसको इनडायरेक्ट रूप से योगी आदित्यनाथ को लेकर देखा गया, कहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इशारा करते हुए शायद उन्होंने ऐसा कहा होगा। तो इसको लेकर जो राजनीतिक उठापटक और यानी तेज कही जा सकती हो गई है, या फिर कहा जा सकता है कि अंतर कलह और भी बढ़ गई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर शायद केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली तलब किया गया था, तो शायद इसलिए आए हैं, या फिर वो अपने स्तर से ही पार्टी आला कमान को सफाई देना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हो रही थी, जब उन्होंने बोला था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद भी वहां मंच पर मौजूद थे। तो सवाल यही है कि उनके सामने दिए गए भाषण में अब आखिर सफाई क्या दी जा सकती है। मुझे लगता है कि ये कुछ और अंदर की जो रणनीति चल रही है कि यहाँ तक जो लगातार चर्चाएं आ रही हैं, क्या उत्तर प्रदेश में सरकार का चेहरा बदलेगा या फिर क्या होगा, इन तमाम चीजों की रणनीति को लेकर शायद आज केशव प्रसाद मौर्य
दिल्ली पहुंचे हैं। बिल्कुल, यानी इस मुलाकात के चर्चा बीच में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जो है वो नजर आ सकता है। लेकिन अखिलेश जी, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए कुछ चीजें बड़ी जग जाहिर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच की जो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है उसकी अगर हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य ने की, क्या लग रहा है उनसे सफाई ली जा सकती है या उन्हें यहाँ पर किस तरह का सहयोग मिल सकता है? क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं? देखिए, इस केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे को लेकर दो चीजों का अंदाजा लगाया जा रहा है और वो राजनीतिक हलचल में भी इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक तो केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में हुई कार्य समिति की बैठक में भाषण के दौरान जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था और जिस तरह से इनडायरेक्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इशारा करते हुए जो बात कही थी उस पर एक तो सफाई हो सकती है, या सफाई अगर केशव प्रसाद मौर्य देने के लिए दिल्ली नहीं बुलाएंगे, वो स्वतः दिल्ली आए हैं, तो आप मान के चल सकते हैं कि आगे की रणनीति जो आला कमान तय कर रहा है कि आगे कोई चेहरा बदलेगा या नहीं लगेगा, शायद उन चीजों पर चर्चा को लेकर कोई बड़ी बात आगे निकल सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो देखिए, यूपी में सियासी हलचल के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन दिल्ली में क्या मिलने वाला है? डिप्टी सीएम से सफाई ली जाएगी उस बयान को लेकर या फिर कुछ उत्तर प्रदेश में बड़ा कुछ होने वाला है? देखिए, लगातार हम लोग अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कार्य समिति में जो हुआ वो कुछ अप्रत्याशित नहीं था। नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो सरकार से संगठन बड़ा होता है, केशव प्रसाद मौर्य ने यही बात कही थी, लेकिन उन्होंने कार्य समिति में जब ये कहा था कि जब जो दुख आपका है वही दुख हमारा है, तो उसको लेकर तमाम राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का परिणाम, उसका रिजल्ट आने के बाद स्थितियां, तमाम नेताओं की बगावती सुर, तमाम लोगों के अलग अलग बयान देना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको देख के अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग राजनीतिक कयास लगा रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचना निश्चित रूप से चर्चा का विषय बनेगा। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना असंभव है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह होगी। उनके कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है कि उनकी संगठन में वापसी हो सकती है, कुछ लोगों का मानना है हो सकता है उन्हें और ताकतवर उत्तर प्रदेश में बनाया जाए। तो तरह तरह के कयास हैं और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उसको देख के तो जरूर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ न कुछ बदलाव हो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेके, विभागों के लिए लेके, और बाकी जो कयास तमाम लोग जो लगा रहे हैं कि हो सकता है कि अन्य राज्यों की तरह से जो है यहाँ किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कोई और पावर सेंटर बने जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी कुछ ऐसी कोई तस्वीर दिखने वाली है। हाँ, कल जिस चूंकि कार्य समिति बैठक में इस तरह की चर्चाएं होंगी, इसलिए लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब तक अक्सर ये देखा गया है कि जो कयास लगाए जाते हैं उस कयासों पर बिल्कुल, ये तो देखिए बैठक की जब आज होती है, मुलाकात होती है, उसके बाद काफी हद तक बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मनीष जी, देखना बहुत अहम होगा, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो के न्यूज के दर्शकों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे और आज दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। आज मुलाकात संभव है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।